वेलकम टू एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो सभी कक्षाओं में पढ़ा जाता है ना, चाहे वो 11वीं की बात हो या 12वीं कक्षा की या फिर कॉलेज की। कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और एमएससी सभी में केमिस्ट्री का योगदान रहता है। यदि आप इन सब डिग्रियां प्राप्त कर लिए हैं और आपको फिर भी केमिस्ट्री नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको केमिस्ट्री कम से कम बेसिक से आना चाहिए। इसलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे सीख सकते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए सबसे पहले आपको जानना होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से है। ये आपको बेसिक्स सिखाएगा जिससे आपको एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। तो जीओफी लेक्चर देखना ना भूलें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए एटॉमिक एकेडमी से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जीओफी लेक्चर 1। ये लेक्चर 8 से 9 भागों में चलना चाहिए। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक इस जीओफी लेक्चर को देखेगा उनको डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूर इस लेक्चर को देखिए। यदि आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या होता है जीओसी? जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेयर यू लर्न फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हैपन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विचार को समझने में सहायता प्रदान करेंगी। ओके, जीओसी का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सपोज कोई आपका एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। कोई भी ऐसा ही होता है ना एक रिएक्शन में। मान लेते हम ये आपका कोई एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा और बीच में आपका रिएजेंट होगा। ओके, रिएजेंट का काम क्या होता है? जो रिएक्टेंट पर अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है बात? एक अभिक्रिया में रिएक्टेंट होता है, बीच में आपका रिएजेंट होता है और आपका प्रोडक्ट होता है। तो देखो, हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये दो ही चीजें आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, पहला रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म किसको बोलेंगे? जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ता है उसको हम बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, ये कुछ ऐसे करके आगे बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। हिंदी में बोलेंगे तो अभिक्रिया की क्रियाविधि, अर्थात किस प्रकार से अभिक्रिया अपने कुछ क्रिया करके प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, उसको हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, अब देखो कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। जैसे आप लोगों को घर से कॉलेज आना है तो आप लोग क्या करोगे? छोटा रास्ता अपनाओगे। आप अपने घर को रिएक्टेंट मान लो, कॉलेज को प्रोडक्ट मान लो। तो आप जब घर से कॉलेज की ओर बढ़ोगे तो सबसे छोटा रास्ता अपनाओगे। वही रास्ता होता है मैकेनिज्म। ओके, क्रियाविधि की किस रास्ते के द्वारा आपका प्रोडक्ट की ओर बढ़ोगे। इस दौरान इस रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान इसमें हमको मिलता है इंटरमीडिएट। जैसे आपको रास्ते में कुछ कुछ स्थान आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार से आपको बीच में कुछ कुछ देखने को मिलेगा। उस बीच को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट क्या होता है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मिलता है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। ओके,
ये इंटरमीडिएट या तो कार्बोकेटायन होते हैं, या कार्ब अनायन होते हैं, या फिर रेडिकल होते हैं, या फिर कार्बिन होते हैं। ओके, दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे कर देते हैं। या तो नाइट्रीन होते हैं, या फिर बेंजाइन होते हैं। ये कुछ इंटरमीडिएट्स हैं। अभी यदि आपने एटॉमिक एकेडमी के इंटरमीडिएट लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वहां पे हमने कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन सब के बारे में डिस्कस किया है। कैसे बनता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि कार्बोकेटायन बनाएंगे या कार्बन आयन बनाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, नाइट्रीन बनाएंगे या बेंजाइन बनाएंगे। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए इंटरमीडिएट के लेक्चर्स को, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाना, उस दौरान उसमें इंटरमीडिएट बनेगा और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। ओके, रिएजेंट क्या होता है? तो रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो देखो मेनली जो होता ये है, आपका जो रिएक्टेंट है या तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो अधिकता होगी। इन दोनों में से कोई केस होगा ना, न्यूट्रल तो नहीं होगा। न्यूट्रल में ऐसे आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट लेने को नहीं बनता, मतलब आप रिएक्टेंट ले ही नहीं सकते। या तो आपका रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक उसके वाइस वर्सा आप रिएजेंट को यूज करोगे, या तो आप रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल लोगे या फिर इलेक्ट्रोफाइल लोगे। हमेशा याद रखिएगा एक रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच होता है। यदि हम मान लेते हैं कि आपका रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना चाहिए। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच अभिक्रिया संपन्न होगा। यदि मान लेते हैं आपका रिएक्टेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है तो आपका जो रिएजेंट है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। हमेशा इन दोनों के बीच ही अभिक्रिया होगा और आपको एक नया उत्पाद देखने को मिलेगा। हर बार रिएक्शन में यही सब चीजें कॉमन है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट। यदि रिएक्टेंट आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना लेंगे। यदि आपका रिएक्टेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है तो आपका जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा और फिर ये आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना लेंगे। ओके, आइए जानते हैं कि हम किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल और किसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। जानना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच ही तो संपूर्ण अभिक्रिया हुआ है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, या दोस मॉलिक्यूल हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, दे नोन एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और हम उस मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ओके, लिख भी लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए उसके पास। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? ओके, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन विच स्पीसीज। ओके, यहाँ पे भी लिख लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ओके, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल
जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखो, डायरेक्ट आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, यदि आपको नेगेटिव चार्ज दिखा मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ओके, आसान है। देखो जैसे एग्जाम्पल में देख लो, जैसे मैंने लिखा H3O पॉजिटिव, जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा आप बोल देंगे कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। और यदि लिखें तो हम NH4 लिख सकते हैं, वो भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब आपका इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को कैसे बोलेंगे हम, OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज दिखा ये, जैसे ही नेगेटिव चार्ज दिखा आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब भी हम बोल सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। और भी बताएं तो FH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ओके, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर भी आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल। ओके ना, हम और अच्छे से जानते हैं कि किनको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और यदि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे तो उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रोफाइल को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, तो व्हाइट में लिखता हूँ। तो देखो, एक तो हो सकता है आपका पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, सेकंड, एक सेकंड रुकिए, यह दिख नहीं रहा है। ओके, देखो पॉजिटिव चार्ज होगा एक हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ओके, और दूसरा हो सकता है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल्स वाले। कौन कौन से, तो P और D ऑर्बिटल, ओके, वैकेंट ऑर्बिटल, और वो भी कौन कौन से वैकेंट होगा, P और D ऑर्बिटल्स, ओके। एक और हो सकता है इसी चीज में, इसको तो एक लो लाइंग सिग्मा ऑर्बिटल्स, ओके, ये भी हो सकता है। ओके, हम एक एक को अभी आगे करके और अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एक और होता है तीसरा, पाई बॉन्ड, ओके, पाई बॉन्ड भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो सकता है। याद रखिएगा, जो पाई बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का भी दिखाता है और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का भी दिखाता है। तो पाई बॉन्ड आपके दोनों दिखाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पाई बॉन्ड है जो आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का दिखाएगा, और कौन कौन से ऐसे पाई बॉन्ड है जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाएगा। आइए, तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज को देख लेते हैं। ओके, इन सबको हम न्यूट्रल्स बोलेंगे ना, ये जितने भी हैं आपके, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ओके, पॉजिटिव में तो हमने अभी सीख रखा है ना, पॉजिटिव में हमने सीखा था कि जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज आपको जहां भी दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को तो आप आसानी से पहचान लोगे कि उनके ऊपर यदि आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा तो आप डायरेक्टली बोल लोगे कि वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब आप सिंपल से उसको बोलोगे पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप से आप सबको पॉजिटिव बोल सकते हो। क्लियर है। आइए अब हम इसको देखते हैं न्यूट्रल को। ओके, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आपका कोई उन पे चार्ज नहीं होगा लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। तो पहले लिखिए टाइप 1, टाइप 1 में लिखिए, देखो यदि आपका इफ मॉलिक्यूल हैव
पी ऑर्बिटल, कैसा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल, वो भी वैकेंट। ओके ओके, इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो पी ऑर्बिटल और वैकेंट ना, इसको पहले लिखना चाहिए था मेरे को। ओके, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ओके, जैसे कि एग्जांपल में बताएं तो BCl3, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो ये इसको काटो, इस पे लिखो BCl3 या BF3 या BH3, ये 3 है ना, या फिर Br3। ओके, तो यहाँ पे वैकेंट आपको दिख रहा होगा ऑर्बिटल। यदि बोरॉन आपका सेंटर एटम मान के चले तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² एंड 2p का 1, कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका वैलेंस सेल हो जाएगा। अब भरेंगे तो 1 2 1। ओके, अब देखो आपके पास वैकेंट है, यदि हम इसके एक्साइटेड स्टेट को भी बना लेंगे तो फिर भी देखो 1 2 3, आपको देखो अब भी देखेंगे कि पी ऑर्बिटल के पास खाली जगह बाकी है, मतलब इसके पास खाली जगह प्रेजेंट है। तो इसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर बात है? इलेक्ट्रोफाइल कब बोलेंगे हम? कि इनके पास खाली जगह होगा पी ऑर्बिटल के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपका यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, फिर भी हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ओके, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तब भी हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। चलो, तो यहीं पे दूसरा टाइप करके लिख लो, ऐसा करके टाइप 2। ओके, टाइप 2 मॉलिक्यूल हैव मॉलिक्यूल हैव क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, डी ऑर्बिटल। अच्छा, they also known as, या दे आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पे कौन आएंगे? तो पूरे के पूरे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। ओके, पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे या फिर डायरेक्ट डी ब्लॉक। ओके, पूरा का पूरा डी ब्लॉक आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। अब कुछ कुछ होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा, अब उनके पास नहीं होगा तब वो नहीं होंगे, लेकिन 99% आपका डी ब्लॉक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। ओके, आइए अब हम न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर जानते हैं। पाई वन वाला भी है ना, चलो पाई वन वाला को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप 3 में देख लो, यहीं पे कर देते हैं। चलो, तो हमारे पास अभी ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो एक टाइप 3 को देख लो यहाँ पे। ओके ना, टाइप 3 में देखो, टाइप 3 में पाई बॉन्ड। ओके, तो पाई बॉन्ड भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है। तो कब कब? कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब देखो, यदि आपका कोई, ओके यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब मान लेते हैं कोई आपका इस प्रकार का होगा। ओके, ये हो गया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कीटोन। ओके, ये है आपका अल्डिहाइड, ये है आपका कीटोन। ओके, और यदि मान लेते हैं हम NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। OCH3, इसको बोलते हैं हम एस्टर। ओके, और क्या बच गया हम लोगों का? ये तो लिख चुके हैं ना, इसको नहीं, ये
ये है आपका ईथर। ईथर में तो पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। तो देखो जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे वो अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अमाइड हो, या फिर आपका एस्टर हो, ये सभी कैसा बिहेव करेंगे, तो पाई वन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। ओके, सही है। पहचान लोगे कि जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेंगे वे सभी आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे। ओके, अटैक कहाँ पे होगा, तो सेंटर कौन सा है, तो ये वाला कार्बन सेंटर ना, ये जो कार्बन सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। ये पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर चढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युतीय तत्व है, तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड कहाँ पर होगा, ऑक्सीजन की ओर। सही है। आइए अब हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल मुख्य रूप से आपका 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला अनायनिक, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। दूसरा आपका लोन पेयर, न्यूट्रल या लोन पेयर। ओके, कौन कौन हो सकते हैं, इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं ना, लोन पेयर को हम न्यूट्रल भी बोलेंगे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनोमेटलिक, ऑर्गेनो मेटेलिक, मेटल के साथ कोई भी आपका हो वो आपका नेगेटिव चार्ज ही बनेगा। ओके, और एक होता है आपका पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड एक टैब न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल आपका ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला अनायनिक, अनायनिक तो सिंपल है, देखने से पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज जहां भी दिखा वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। अब देखो न्यूट्रल भी पता चल जाएगा, जैसे आपको लोन पेयर दिखा आप पहचान लोगे कि वो आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। अब पाई बॉन्ड और ऑर्गेनोमेटलिक, ये दोनों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें आपको, आप इन, ये दोनों नए हैं ना, आप इनके बारे में ज़्यादा सुने भी नहीं होंगे, लेकिन अनायनिक तो आप देखे होंगे और लोन पेयर वाले तो आप पहचानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी किए होंगे इन सब के बारे में। तो हम अनायनिक को पहले देख लेते हैं। चलो पहला हम अनायनिक देखते हैं। अनायनिक न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूल हैव मॉलिक्यूल हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या दूसरा बोले नेगेटिव चार्ज, मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ओके, अनायनिक लिगेंड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल बताएं तो OH नेगेटिव, X नेगेटिव, FH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। ये सब बने कैसे हैं, तो जब बेस आपका, मान लेते हैं कोई आपका ये ऐसे H2O है और हमने डाला कोई बेस। ओके, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को बाहर निकालना, तब ये बचेगा आपका OH नेगेटिव। ठीक वैसे ही मान लो आपका HCl है, अब हमने डाला कोई बेस। ओके, अब ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को लेगा और बनाएगा Cl नेगेटिव। ओके, तो हमको एक चीज पता चला कि जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपका बेस डाला जाता है तो अनायनिक लिगेंड्स बनता है। कब बनता है, जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई बेस डाला जाए तब आपका न्यूक्लियोफाइल बनता है। ठीक इसके विपरीत यदि किसी मॉलिक्यूल में एसिड डाला जाए तब आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। मस्ट बी नोटेड ना मैंने जो बोला, यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, चलो लिख भी देते हैं इसको, ये ज़्यादा जरूरी पॉइंट है ना, तो लिखते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यदि हमने इसमें क्या डाला, बेस, तब आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल। और यदि हमने डाला एसिड तब आपका बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है ये बात, जब हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बेस डाला तब आपका बना न्यूक्लियोफाइल,
और यदि हमने एसिड डाला तब आपका बना इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो हमारा यह कौन था, पाई वन न्यूक्लियोफाइल कब बनाएगा, लोन पेयर। चलो लोन पेयर वालों को भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे। NH3 के पास होता है लोन पेयर, FH2 के पास होता है लोन पेयर, H2O के पास होता है लोन पेयर। तो जितने भी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होंगे वो सभी आपके न्यूक्लियोफिलिक होंगे। ईथर के पास होता है लोन पेयर, देखो दिख रहा है ना, ये लोन पेयर, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। अब हमारा बचा ऑर्गेनोमेटलिक और पाई बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम टाइप 3 में। ओके, सीधा आप टाइप 3 को बताएंगे। तो टाइप 3 में क्या होगा, ओके ये 03 है ना, टाइप 3 में ऑर्गेनोमेटलिक। ओके, ऑर्गेनोमेटलिक। तो देखो ऑर्गेनोमेटलिक हम किसको बोलेंगे, तो मेटल के साथ आपका कोई भी कार्बन जुड़ा हो, जैसे कि आप लोग सबसे फेमस सुने होंगे RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, R2CuLi, ओके R2CuLi गिलमन रिएजेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिलमन, डबल एल रहता है, गिलमन रिएजेंट। ओके, और कुछ भी, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, इसको गिलमन। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल दिख रहा है, यहाँ पे कॉपर मेटल दिख रहा है। तो जब भी मेटल के साथ आपको कार्बन दिखे तो आप समझ जाइएगा कि बगल वाला जो आपका होगा लेफ्ट साइड का वो अनायनिक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे ही देगा। क्लियर है ये बात। चलो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये होता है ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट। मुख्य रूप से अभी दो ही हैं। चलो टाइप 3 में लिख लो, सॉरी टाइप 4 में पाई बॉन्ड। चलो, तो पाई बॉन्ड कब एक्ट करते हैं, पाई बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड कब एक्ट करेंगे आपका, तो देखो सिंपल आपका ओलेफिन हो इस प्रकार का तब भी ये न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। दूसरा, जब आपका ये बेंजीन के रूप में होगा तब भी आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। और कोई हेटेरो एटम्स लगा हो ऐसे करके NH2 तब भी ये आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा। NH2 की जगह पे OH लगा होगा तब भी न्यूक्लियोफाइल होगा। ये देखो लोन पेयर है ना, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। क्लियर है ये बात। तो इस प्रकार से भी आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। ओके, आइए अभी देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं। ओके, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सबसे यूनिक है और इसके बारे में लगभग बहुत कम लोगों को पता होता है। एम्बिडेंट लिगेंड को हम इसका दूसरा नाम होता है एम्बिडेंट लिगेंड। ओके, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है वो, एम्बिडेंट लिगेंड। ओके, इसी को हम न्यूक्लियोफाइल के जगह पे बोल सकते हैं लिगेंड। ओके, ये बहुत यूनिक है, बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है। तो देखो एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास दो डोनर साइट हो। क्या बोला मैंने कि दो डोनर साइट हो, मतलब दो प्रकार की न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में होना चाहिए, हम उनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। उसका मन लगा तो आपका ए से मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा या बी से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो डायरेक्ट एक एग्जांपल लिख लो, साइनाइड। साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, N और एक होता है नेगेटिव चार्ज जो कि होता है कार्बन पे, ऐसे लिखा जाता है Cn
लेकिन वो चार्ज होता है कार्बन के ऊपर। मस्ट बी रिमेंबर, साइनाइड के ऊपर जो एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है वो होता है कार्बन के ऊपर। ओके तो देखो आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक नाइट्रोजन, दूसरा अनायनिक। तो जो आपका कार्बन है वो आपका बेंजोइन कंडेंसेशन, ये नाम तो सुने होंगे, फेमस है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में भाग लेता है। ओके कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एक्ट कब करता है? बेंजोइन कंडेंसेशन में। और नाइट्रोजन कब करता है? तो रिटर रिएक्शन में। ओके प्राइमरी अमाइन बनाने का एक रिएक्शन होता है रिटर रिएक्शन, उसमें आपका भाग लेता है नाइट्रोजन। तो देखो इसके दो, एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये साइनाइड कितना मॉलिक्यूल है? एक ही है, लेकिन इनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो रिटर रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, उनमें नाइट्रोजन अटैक करेगा और बेंजोइन कंडेंसेशन में कार्बन अटैक करेगा। क्लियर है ये बात? चलिए और भी कुछ हैं, और भी एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2। अब देखो हमारे पास एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड। ओके ये पाई बॉन्ड भी कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, और ये जो NH2 दिख रहा है वो भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो ये भी आपका एम्बिडेंट टाइप का होगा। अभी देखो ये भी आपका कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो हमारे पास दो दो न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके पास दो डोनर एटम एक साथ प्रेजेंट हो। क्लियर है ये बात कि एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? कि एक ही मॉलिक्यूल के पास दो डोनर साइट प्रेजेंट हो। दो डोनर साइट मतलब दो जगह से न्यूक्लियोफिलिक बिहेव दिखा सकता हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, या तो आपका ऑक्सीजन अटैक करेगा या फिर आपका पाई बॉन्ड अटैक करेगा। आगे हम पढ़ेंगे ना इन सब के बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। देखो जीओसी का जो लेक्चर है वो 8 9 10 लेक्चर में पूरा होगा। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी कवर करेंगे। तो हम जानेंगे कि कब आपका ऑक्सीजन अटैक करेगा, कब आपका पाई बॉन्ड अटैक करेगा। ओके मेनली जो आपका ऑक्सीजन है वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। कब करता है? हार्ड। ओके और ये जो होता है वो सॉफ्ट पे। अभी हम पढ़ेंगे सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस केमिस्ट्री में हम ये सब चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके तो अभी के लिए हम इतना ही बेसिक सीखेंगे एम्बिडेंट में। ओके चलिए तो फिर हम आज के क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, काफी लंबा हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। ओके चलिए थैंक यू।